हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी एमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इन कोर्सेज के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है हमारी इस ग्रामर सीरीज़ का पहला टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका एडजेक्टिव्स। यानी आज हम एडजेक्टिव्स वाला पार्ट ऑफ स्पीच कवर करेंगे। और फिर से आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो ग्रामर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, ना बोर्ड स्पेसिफिक तो ग्रामर वैसे भी नहीं हो सकता, लेकिन ये ग्रामर सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है वो क्लास स्पेसिफिक भी नहीं है। यानी आप किसी भी बोर्ड से हैं, ग्रामर का कभी भी कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। कभी भी ग्रामर के रूल्स जो होते हैं वो बोर्ड के अनुसार बदलते नहीं हैं। क्लास स्पेसिफिक का मतलब यहाँ ये है बेटा कि ये जो मैं आपके लिए ग्रामर सीरीज़ शुरू कर चुकी हूँ वो क्लास 7 से क्लास 12 तक के हर स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट है। मैं एकदम बेसिक से और रूट लेवल से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट की गई है कि मैम एकदम बेसिक से पढ़ाइए, तो एकदम बेसिक से समझा रही हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप 7, 8, 9, 10 इनमें से किसी भी क्लास में हो या 11, 12 में भी अगर हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। राइट स्टूडेंट्स, होपफुली यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ में आ चुका है। और अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली एडजेक्टिव होता क्या है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी ड्राइंग, आई नो कि दैट यू नो कि मुझे ड्राइंग ज़्यादा अच्छे से बनानी नहीं आती, बट व्हाट इज़ दिस, ये क्या है मुझे बताइए। मैं आप लोगों के लिए एक फ्लावर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब ये फ्लावर जो है, इससे भी बड़ी मैंने इसकी पत्ती बना दी है, बट आई थिंक ये चलेगा, राइट। अब ये क्या है, ये है दिस इज अ फ्लावर, राइट, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर। क्या हुआ, ये फ्लावर का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर फूल है, लेकिन हमारे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये नाउन है बेसिकली, है ना। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्लावर क्या हो गया, एक नाउन हो गया यहाँ पर। सो दिस इज अ फ्लावर, यह एक फूल है, राइट। अब अगर मैं इस फ्लावर की, आपको नहीं पता ना कैसा फूल है, दिखने में कैसा है, मुरझाया हुआ है, खिला हुआ है, एकदम फ्रेश है, या इसमें से कोई महक नहीं आ रही, इसकी अगर मैं इसकी गुणों की बात करूं, क्वालिटीज़ की बात करूं, क्या इस सेंटेंस से आपको इस फूल की किसी भी क्वालिटी के बारे में पता चलता है? जी नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ लिख दूं ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ये लिख दूं, तब क्या आपको पता चलेगा कि ये फूल किस तरीके का है। यानी ये एक बहुत ही सुंदर फूल है। ये जो शब्द है सुंदर, ब्यूटिफुल, ये क्या दर्शाता है कि ये जो फूल है वो बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। यानी इसकी एक क्वालिटी के बारे में आपको बताता है। क्या बताता है बेटा, इसकी एक क्वालिटी के बारे में। और जो यही क्वालिटी है, यही एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाता है तो हमें शब्दों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। वही शब्द जो है एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जिन शब्दों से किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी का पता चल सके, चाहे गुण हो या अवगुण। यानी अगर मैं यहाँ पर ये लिखती कि ही इज़ अ बैड बॉय, अगर मैं यहाँ लिखती ही इज़ अ बैड बॉय, मतलब एक अच्छा बच्चा नहीं है, वो बहुत ही बदमाश है, तो यानी उस बच्चे के बारे में हमें उसकी वो एक उसके बारे में पता चल रहा है। हालांकि ये एक नेगेटिव क्वालिटी है, नकारात्मक क्वालिटी है उसके लिए, लेकिन क्वालिटी तो है। तो भले ही अच्छाई दर्शाया जा रहा हो या किसी की बुराई या कमियां दर्शाई जा रही हो, वो सारे शब्द जो होते हैं एडजेक्टिव्स ही कहलाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, यानी अगर मैं आपसे बात करूं नाउन और प्रोनाउन की, नाउन, प्रोनाउन, तो यहाँ पर हम बेसिकली शॉर्ट में जान सकते हैं कि कौन है या कहाँ है,
ठीक है, नेम प्लेस, प्लेस भी तो होता है ना, तो कौन है या कहाँ है, या ये कहाँ है, ठीक है, कहाँ है, ये सब हम पता लगा सकते हैं कि कौन है, कहाँ है, क्या है, ये भी, ठीक है, ये भी पता लगा सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं एडजेक्टिव्स की जब बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमें क्या पता लगता है, कैसा है, कैसा है, ठीक है। तो नाउन एडजेक्टिव्स क्या बताते हैं कि कैसा है, तो नाउन का क्या होता है कि कौन है, कहाँ है, इस तरीके के शब्द। लेकिन जब एडजेक्टिव्स की बात करेंगे तो कैसा है, यानी अगर जब हमने फ्लावर की बात करी तो फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है। फिर हमने जब उस बॉय की बात करी थी तो क्या कहा था, बैड बॉय, या गुड भी कह सकते थे, ठीक है, कि अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है, गुड बॉय, राइट, गेटिंग द पॉइंट, आ रहा है समझ में। तो इसी तरीके के ये जो वर्ड्स होते हैं बेटा, ये वाले जो होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव्स। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है, ये सबसे बेसिक और रूट लेवल है, होपफुली यहाँ तक सब क्लियर है। यहाँ पर अगर कोई डाउट आ भी जाता है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, और आप लोगों को मालूम है मैं आपके हर कमेंट को पढ़ के अगर कोई डाउट है तो उनको डेफिनेटली डाउट्स को क्लियर करती हूँ। तो डेफिनेटली आप अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, कहीं कोई भी डाउट रहता है तो डाउट्स साथ में लेकर नहीं चलने हैं बेटा, राइट। चलिए अब हम एडजेक्टिव की स्पेलिंग नॉट स्पेलिंग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और अच्छे से उसे सीख लेते हैं। An adjective describes or modifies noun or nouns and pronoun or pronouns in a sentence। यानी adjective क्या करता है, noun और pronoun का जो meaning होता है, noun और pronoun को modify करता है। modify करने का क्या मतलब होता है, जैसे this is a flower मैंने कहा था, जैसे ही मैंने beautiful उसमें ऐड करा तो noun जो है, flower क्या है बेटा, noun है ना, फ्लावर क्या था हमारा, नाउन है। जैसे ही मैंने इसके पहले ब्यूटीफुल शब्द को लगाया, जोड़ा जैसे ही, वैसे ही ये फ्लावर क्या हो गया, ये जो नाउन हुआ वो क्या मॉडिफाई हुआ, मतलब उसमें क्या कोई बदलाव आया, हाँ। क्यों, क्योंकि हमें इस फूल की क्वालिटी का पता चल गया। तो अब ये सिर्फ कोई ऐसा वैसा फूल नहीं रहा, खूबसूरत फूल हो गया है, राइट। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। यानी यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, वर्ड्स, ये सबका समावेश करके अगर मैं कोई शब्द इस्तेमाल करूँ तो बेसिकली क्वालिटी ही बताता है, किस किस तरीके की क्वालिटी, कि उसमें अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, कोई चीज़ कितनी बड़ी या छोटी है, कितनी उसकी शेप कैसी है, समय कितनी, ड्यूरेशन क्या है, फीलिंग्स, इमोशंस, इसके बारे में भी है। नंबर्स भी होते हैं, यानी बहुत सारे, न्यूमरल्स बोल सकते हैं उसको, नंबर्स बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस एंड मोर अबाउट अ नाउन, जिसके बारे में आप, जिसके वजह से आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में और पता चल जाता है। अब ये जो सारी क्वालिटीज़ का अलग अलग विभाजन है ना, इन्हीं के आधार पे एडजेक्टिव्स के भी विभाजन हुए हैं, अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव्स बने हैं, तभी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आया। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी हम जानेंगे, पहले एडजेक्टिव्स के बारे में और पढ़ लेते हैं। Adjectives usually provide relevant information about the nouns or pronouns they modify, describe by answering the questions. जैसे what kind, how many, which one, how much. Adjectives enrich your writing by adding precision and originality to it. अब यहाँ पर जितना भी ये लिखा हुआ है ना, what kind, how many, which one, how much, इन सब प्रश्नों का उत्तर होता है एडजेक्टिव। यानी what kind मतलब कोई फूल है तो what kind of flower, beautiful, it is a beautiful kind of flower. How many यानी कितने फूल हैं, how many flowers, 2 flowers, one is rose, the other one is marigold. अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि मैरीगोल्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, कौन से फूल की बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो डिक्शनरीज पढ़ना भी अब स्टार्ट कर दीजिए बेटा, क्योंकि वोकैबुलरी, आप ही ने कहा ना कि वोकैबुलरी सुधारनी है मैम, तो जल्दी से पता कीजिए कि मैरीगोल्ड को क्या कहा जाता है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, राइट। विच वन, कौन सा, ये भी पता चलता है हमें,
तो एडजेक्टिव वही सारे शब्द होते हैं जिनसे हमें पता चले कि अच्छा कौन से वाले फूल की बात कर रहे हैं। और हाउ मच, क्वांटिटी के बारे में भी पता चलता है, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में भी पता चलता है। तो इसी से नाउन का एक मॉडिफिकेशन हो जाता है, नाउन के बारे में हमें और पता चलता है। अब जब हम एग्जांपल्स देखेंगे ना, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको कैसे उस तरीके से एडजेक्टिव को उस रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमें पता चलेगा, राइट। अब ये देखिए एग्जाम्पल, और जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन, यानी एक क्रिकेट टीम है और बैट्समैन क्या होता है, बल्लेबाज, और उसमें एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, ठीक है। तो ये टीम है और इसका एक बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक है। ये क्या बताता है, व्हाट काइंड, यानी किस तरह का। तो यहाँ पर जो बैट्समैन है तो किस तरीके का बैट्समैन है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर डेंजरस किस प्रश्न का उत्तर है, प्रकार के किस तरह का बैट्समैन है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारी एक क्रिकेट टीम है जिसमें एक व्यक्ति है क्रिस गेल, राइट। आप ज़रूर जानते होंगे। और क्रिस गेल जब खेलने लगता है ना, बहुत ही मशहूर और बहुत ही उम्दा किस्म के वो बल्लेबाज हैं, शानदार मैच खेलते हैं। और जब वो मैच खेलते हैं तो एक तरफा खेलते हैं, यानी ऐसा नहीं होता है कि पूरी टीम को सोचना पड़ेगा कि अब हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, हम कैसे क्या खेलेंगे, नहीं। वो जब मैच खेलते हैं तो स्पेशली जब 2020 वाले मैचेस होते हैं तो वो खुद ही सारी पूरी एक टीम जो पूरी स्कोर जितना बनाती है ना, उतना स्कोर तो अकेले ही बना लेते हैं, क्योंकि जितनी बार भी उनके बैट पर अगर एक बार बॉल चढ़ गई तो वो बाउंड्री के बाहर ही जाती है, राइट। तो इसी तरीके के बैट्समैन है क्रिस गेल। अब ये व्यक्ति जो है क्रिस गेल, ये अपनी टीम के लिए तो बहुत ही शानदार है, यानी अमेजिंग है, राइट, अमेजिंग बैट्समैन है, लेकिन सामने वाली टीम के लिए तो खतरनाक ही हुआ ना। तो यहाँ अगर मान लीजिए कि क्रिस गेल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है किसी दूसरी टीम को, लेट्स से अपनी ही इंडियन क्रिकेट टीम को इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, तो कैसे, दैट क्रिस गेल ही इज़ अ वेरी डेंजरस बैट्समैन, ध्यान रखना बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। तो किस तरीके का बल्लेबाज है, खतरनाक। तो किस तरह का है, ये जो किस तरह वाली क्वालिटी है वो बताया जाता है, तो वो भी क्या हुआ बेटा, एडजेक्टिव हुआ। सो व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इट इज, डेंजरस, राइट। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला एग्जाम्पल है, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पॉकेट में 10 कैंडीज या टॉफ़ीज़ हैं। तो हमें यहाँ पर पता है कितने नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हैं, 10 हैं। तो ये जवाब क्या हुआ कि कितनी टॉफ़ीज़ हैं, 10 है। क्लियर है। ये इन्हीं जवाब, ये जो ये प्रश्न है ना, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, विच वन, हाउ मच, इन्हीं के आधार पे जो एडजेक्टिव्स हैं वो आगे चल के टाइप्स में बन जाते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर हाउ मैनी की बात अगर हो रही है तो हाउ मैनी वाले कैसे एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव वाले, कि क्वांटिटी जिसमें पता चलती है, राइट। हाउ मच भी उसमें आता है, ठीक है। तो ये तो हम जब पढ़ने लगेंगे तो तब हम जानेंगे अच्छे से। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के एक रेफरेंस के तौर पे बता रही हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज, आई लव्ड दैट रेड कार, विच वन। अब वहाँ पर मान लीजिए 5-6 कार्स खड़ी हुई हैं और उन 5 में से 3 का कलर रेड है, हम ये मानकर चलते हैं, ठीक है। तो मैं इशारा करके बताऊंगी कि वो वाली जो रेड कार है ना, वो स्पेसिफिक दैट रेड कार, वो मुझे बहुत पसंद है। तो कौन सी वाली, वो वाली। तो ये जो वो वाली है ना, वो भी एक क्वालिटी ही बताई जाती है कि तुम्हें कौन सी, क्योंकि पसंद आ रही है या पसंद नहीं भी आ रही है। मान लीजिए वो वाली जो रेड कार है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो चाहे पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही, एक क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। अब वो क्वालिटी पॉजिटिव में है, वो क्वालिटी नेगेटिव में है, ये अलग बात है, लेकिन है तो क्वालिटी ही। कि वो एक खास चीज़ जिसके लिए स्पेशली आप इशारा करके बता रहे हो तो उसमें कुछ खास तो होगा। तो वो वाली जो रेड कार है ना, वो वाली, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, या वो वाली जो रेड कार है ना, मुझे वही पसंद है और मुझे वही चाहिए, राइट। तो ये वो वाली या वो वाला भी एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होने वाली क्वालिटी है, राइट। सो दैट रेड कार, समझ में आया स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। आई अर्न मोर मनी देन ही डज। अब मैं, वो जितना भी रुपए कमाता हो, मैं उससे ज़्यादा रुपए कमाती हूँ या कमाता हूँ।
तो यहाँ पर क्या है, एक तुलना हुई। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो दैन हो गया, इस तरीके के जो शब्द, और भी शब्द बताए थे आपको, प्रोनाउंस जो जब सिखा रही थी तो और भी चीज़ें बताए थे मैंने। लेकिन दैन उन जो तुलना करने के लिए जिन भी शब्दों का इस्तेमाल होता है, दैन उनमें से एक है। और भी होते हैं जो हम आगे सीखेंगे, लेकिन दैन उनमें से एक है, राइट। और ये जो एक है वो आई अर्न मोर मनी दैन ही डज, इसका मतलब एक तुलना हो रही है सेंटेंस में। आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से ऊपर वाले जो 3 सेंटेंस है उसमें किसी में भी तुलना हो रही है क्या? ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए अगर दिस टीम हैज़ मोर डेंजरस बैट्समैन, अगर ऐसा लिखा होता मोर, मान लीजिए मोर शब्द यहाँ आ जाता, तो मतलब इस टीम के खिलाड़ी जो हैं, इस टीम के जो बल्लेबाज हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं। ज़्यादा खतरनाक है तो किससे ज़्यादा? कोई चीज़ तो होगी ना जिससे ज़्यादा खतरनाक है। हो सकता है दूसरी टीम के बल्लेबाजों से ही ज़्यादा खतरनाक है, तो कोई चीज़ तो है जिससे एक तुलना की गई है। तो ये मोर हो गया, ये भी एक ऐसा शब्द है जो क्या दर्शाता है? तुलना दर्शाता है। तो ये तुलना वाले शब्द किस में इस्तेमाल हो रहे हैं बेटा? हाउ मच। तो ये कौन से एडजेक्टिव्स हुए, किस प्रकार के एडजेक्टिव्स हुए? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब फिर से तुलनात्मक कह लेते हैं हम। अभी जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाले एडजेक्टिव समझेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना मान लेते हैं, तुलनात्मक। तो जब ये तुलनात्मक वाले शब्द भी आ जाते हैं तो वो भी एडजेक्टिव हैं, क्योंकि हमें फिर से क्या पता चल रहा है? नाउन या प्रोनाउन की स्थिति का पता चल रहा है कि नाउन और प्रोनाउन किस लेवल पर हैं। ठीक है, क्या वो, अब यहाँ पर जो नाउन प्रोनाउन है उसमें पैसे वाली बात जब हो रही है तो पैसे ज़्यादा कमाए जा रहे हैं, किससे ज़्यादा? उससे ज़्यादा। तो एक स्थिति बताई जा रही है ना कि मैं हायर लेवल पर हूँ और वो व्यक्ति है वो लोअर लेवल पे है। क्यों? क्योंकि वो कम कमा रहा है, मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मैं हायर लेवल पर हूँ, राइट। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल्स थे जितने भी अलग अलग टाइप के, जितने भी अपने जो आगे एडजेक्टिव्स आएंगे उनको समझाने के लिए। ठीक है, क्लियर है? अगर यहाँ तक कोई भी डाउट आपको है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ हमारा आ गया है पहला टाइप ऑफ एडजेक्टिव, और ये है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव? अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स nouns and pronouns. Most of the adjectives belong in this type. These adjectives provide information and attribute to the nouns and pronouns. They modify or describe. Descriptive adjectives are called qualitative adjectives. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? एक तो ये कि डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव्स का एक और नाम होता है जिसे क्या कहा जाता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसे स्टूडेंट्स और क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये भी कहा जाता है कि वो सारे एडजेक्टिव्स जिसमें क्वालिटी का पता चले। एक और होता है जिसे कहा जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्वांटिटी के बारे में। अब यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि जिसमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही पता चले, ऑब्वियसली। फिर ज़्यादातर करके जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो एडजेक्टिव्स का अर्थ हमने अभी अभी समझा ना कि एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है? क्वालिटी। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का भी वही अर्थ है, यानी ये सबसे बेसिक फॉर्म होती है एडजेक्टिव्स की। तो यानी एडजेक्टिव्स का जो मोटा मोटा रूप हमने समझा ना, उसका जो सबसे बेसिक रूप होता है एडजेक्टिव का वो होता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, कि यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि ये एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी है वो बताते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ हमने जो ये देखा था अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होना, ये तो सब कंबाइंडली एडजेक्टिव्स कहलाता है। इन कंबाइंडली में स्पेसिफिकली अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो वो कौन से होते हैं बेटा? जिनमें क्वालिटी जो होती है, इसीलिए इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, पार्टिसिपल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव व्हेन दे मॉडिफाई अ नाउन, यानी इसमें पार्टिसिपल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अब ये क्या है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में तब हम और अच्छे से जानेंगे कि भाई ये पार्टिसिपल्स यहाँ कैसे और क्यों आ गए, राइट।
अब स्टूडेंट्स इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और फिर और अच्छे से समझ लेते हैं, और उसमें हम पार्टिसिपल्स के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से पार्टिसिपल्स भी जो हैं वो एडजेक्टिव्स के अंदर, मतलब एडजेक्टिव्स में पार्टिसिपल्स का बेसिकली क्या रोल होता है और किस तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल में सीखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि जिस तरीके से हमारी जो वर्ब होती हैं, एक्शंस होती हैं, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है ना, जो पार्टिसिपल्स का खेल होता है उसी में ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्राई, तो क्राई मतलब क्या होता है, रोना। इसी के साथ अगर मैं ing ऐड कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, क्राइंग। इसी के साथ अगर मैं ied ये ऐड कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, क्राइड, cried, क्राइड। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, यस और नो। प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट का भी कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस, क्योंकि ing आ गया ना। अब कंटिन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो तो हम जब पूरा सेंटेंस बनाते तो हमें पता लगता है ना, लेकिन अभी तो ing लगा दिया तो मतलब प्रेजेंट टेंस हम मान के चलते हैं। ied आ गया तो यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट हो, तो यानी ईडी वगैरह लग जाए, या मान लीजिए अगर फ्लाई की बात हो रही है या नो की बात हो रही है, तो नो का अगर मैं न्यू कर दूँ, KNEW, दैट आई न्यू इट, मुझे ये पता था, तो पास्ट हो जाएगा, यस, पास्ट हो जाएगा। यही होते हैं पार्टिसिपल्स कि ing लग गया या सिर्फ s लग गया, क्राइज, CRIES, ही क्राइज अ लॉट, वो बहुत रोता है, ऐसे ES लग गया या S लग गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमें पता चल गया कि ये कौन सा पार्टिसिपल है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वहीं पर अगर ED या IED या EN जैसे वर्ड्स लग जाते हैं तो हमें पता है कि पास्ट पार्टिसिपल हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये होते हैं पार्टिसिपल्स। अब हम देखते हैं कि ये पार्टिसिपल्स एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि एडजेक्टिव्स में ये पार्टिसिपल्स किस तरीके से अपना किरदार निभाते हैं, राइट। अब यहाँ है आई हैव अ फास्ट कार, मतलब मेरे पास एक ऐसी गाड़ी है जो बहुत तेज चलती है। तो क्या उस गाड़ी की क्वालिटी है ये? कुछ कार्स है ना जो 3 सेकंड में ही ओवर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चली जाती हैं विद इन 3 सेकेंड्स। अब तो उससे भी कम हो गया है ये टाइम ड्यूरेशन। कुछ कार्स अब ऐसी आने लगी हैं मार्केट में या आने वाली हैं जो 1 सेकेंड में ही 100 किलोमीटर्स के ऊपर उसकी स्पीड पहुंच जाएगी, राइट। तो ये उसकी क्वालिटी ही हुई ना कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स जो है इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड हो जाती है, ये क्वालिटी ही हुई। सो द वर्ड फास्ट इज डिस्क्राइबिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ द कार। एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी ऑफ द, एट्रीब्यूट्स क्वालिटी ही होती है, ठीक है। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं भूखी हूँ अभी, तो मुझे कुछ खाने को दे दो, तो मैं भूखी हूँ, आई एम हंग्री। द वर्ड हंग्री इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है बेटा? आई एम, मतलब आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ। तो मेरी एक स्थिति बताई जा रही है, ठीक है, मेरी स्टेट बताई जा रही है। मेरी क्या स्टेट है? मेरी स्टेट या यहाँ पर समझ लीजिए कंडीशन जो है ये बताया जा रहा है कि मेरी क्या कंडीशन है, मैं किस स्थिति में हूँ। अरे मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आज तो नाश्ता भी नहीं किया, लेक्चर की तैयारी कर रही थी, सुबह से मेहनत कर रही थी, कुछ नहीं खाया हुआ, आई एम सो हंग्री। तो मेरी क्या क्वालिटी है यहाँ पर? भूखी, कि मैं बहुत भूखी हूँ, राइट, या मैं बहुत भूखा हूँ। तो यहाँ पर ये कार बहुत तेज है, मैं बहुत भूखी हूँ। या कोई अगर और मान लीजिए कोई पक्षी है जिसका एक एग्जाम्पल आगे आएगा भी, बहुत ही धीरे उड़ता है तो स्लो है, तो यानी वो भी उसकी क्वालिटी ही हो गई ना, एक स्थिति हो गई, राइट। अब यहाँ पर ज़्यादातर करके स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होते हैं? इस शब्द पर, क्वालिटी। क्वालिटी की बात जब भी आती है तब हम सिर्फ क्या सोचते हैं? गुण, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें ही हम सोचते हैं। लेकिन क्वालिटी सिर्फ वो नहीं बताती। जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं बेटा तो हम
नाउन या प्रोनाउन की अवस्था जो है उसके बारे में बयां कर रहे होते हैं, चाहे वो गुण हो या वो अवगुण हो। मैंने ये अभी बताया भी है आपको। तो क्वालिटी को आंख बंद कर कर ये मत सोच लेना कि गुण बता रहे हैं या और अवगुण नहीं, ऐसा नहीं, अवगुण भी होता है। इसके अलावा गुण या अवगुण छोड़कर भी होते हैं। क्या? जैसे ये आई एम हंग्री, तो ये कोई अच्छी बात है भूखे रहना, या ये कोई बुरी बात है भूखे रहना? ना अच्छी बात है ना बुरी बात है। मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर ही आप इन चीज़ों का तोल मोल करें। भूखी हूँ, ये मेरी इस वक्त की स्थिति है, तो मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए तो खाना दे दो, राइट? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव से अलग हटकर एक क्वालिटी है, ठीक है? ना तो ये कोई गुण है और ना ही ये कोई अवगुण है, ये एक स्थिति है, एक कंडीशन है। तो वो भी एक एडजेक्टिव हुआ कि मैं अभी कैसी हूँ, किस तरीके की हूँ अभी, मैं कैसी हूँ, भूखी। कार कैसी है, तेज, फास्ट। तो ये जो कैसा या कैसी, ये हमारा किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? कैसा है या कैसी है। इसके अलावा कितना है वो कहाँ आएगा, दूसरे टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स में, ठीक है? अभी डिस्क्रिप्टिव में कैसा आ रहा है, कैसा है, कैसी है, दैट्स इट। फिर चाहे वो किसी चीज को लेकर हो, सामान को लेकर हो या इंसान को लेकर हो, ठीक है? आगे बढ़े। द हंग्री कैट्स आर क्राइंग। भूखी कैट्स जो हैं, भूखी बिल्लियां जो हैं, वो रो रही हैं। तो ये भी हंग्री कैट्स, फिर से देखिए वही आ गया, हंग्री, है ना? और वो रो रही हैं, क्यों? भूख के मारे बेचारी रो रही हैं। लास्ट इज आई सॉ अ फ्लाइंग ईगल। अब यहाँ पर सारा खेल है। ये दोनों सेंटेंसेस को देखिए। जो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें अगर मैं आपसे पूछूं वर्ब क्या है, वर्ब बताइए, तो कौन सी है वर्ब? क्राइंग, रो रहे हैं, राइट? रो रहे हैं, कि वो रो रहे हैं बेचारे, ठीक है? और किस अवस्था में है? भूखे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। तो अगर मैं पूछूं वर्ब क्या है, तो जो ईगल है, आई सॉ अ फ्लाइंग ईगल, मतलब एक उड़ती हुई चील देखी या बाज, उड़ता हुआ बाज देखा या उड़ती हुई चील देखी, ठीक है? तो एक्शन क्या हो रहा है? फ्लाइंग वाला एक्शन हो रहा है ना, बेसिकली उड़ रही है, उड़ रही है। ये है पार्टिसिपल की कंडीशन कि एक ऐसी चिड़िया देखी, नॉट चिड़िया सॉरी, एक ऐसा बाज देखा जो इस वक्त उड़ रहा है, फ्लाइंग मोड में है वो, ठीक है? नॉट फ्लाइट मोड, फ्लाइंग मोड में है। तो यहाँ ये क्रिया से ज़्यादा एक एडजेक्टिव दिखाता है दैट आई सॉ अ फ्लाइंग ईगल, एक उड़ती हुई ईगल मैंने देखी। तो ये ईगल की अवस्था भी बताता है, ठीक है? ईगल की अवस्था भी बताता है फ्लाइंग, और ये एक्शन भी है, वर्ब भी है। तो एडजेक्टिव और वर्ब कई बार इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं और उसे कहा जाता है पार्टिसिपल्स, ठीक है? पार्टिसिपल्स प्लेइंग देयर रोल इन एडजेक्टिव्स, उसे कहा जाता है पार्टिसिपल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल इस तरीके से एडजेक्टिव में शामिल हो जाते हैं जहाँ पार्टिसिपल और वर्ब जब मिल जाते हैं ना, वैसे एक ही होते हैं लेकिन उस हिसाब से फिर इनका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर फ्लाइंग आइस, यहाँ पर मानिए फ्लाइंग का फ्लोन भी हो सकता था, ठीक है? फ्लू भी हो जाता है, फ्लू अवे, राइट? तो ये अलग अलग फॉर्म्स है ना इसकी, पास्ट और प्रेजेंट वाली, ठीक है? आया समझ में स्टूडेंट्स? तो इसी तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। एक छोटी सी चीज़ और समझिए, जो हमने कैट्स की बात की थी, सो द हंग्री कैट्स आर क्राइंग, अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, I saw some crying cats, अगर मैं इस तरीके से लिखती I saw some crying cats, तो यहाँ पर क्या हो जाता? यहाँ पर हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था वो कौन सा हो जाता? वो हो जाता हमारा crying cats, ठीक है? क्या हो जाता बेटा? डिस्क्रिप्टिव, आई एम सॉरी, नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव, मेरे मुंह से डेमोन्स्ट्रेटिव निकल गया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है? कौन सा हो जाता? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आई सॉ सम क्राइंग कैट्स, तो ये पार्टिसिपल्स की कंडीशन में आ जाता है फिर, कि रोती हुई बिल्लियों को देखा। अब क्यों रो रही हैं, किस वजह से रो रही हैं, ये मेंशन नहीं है, बस रो रही हैं।
कोई वह हो सकता है ठंड लग रही होगी, हो सकता है बारिश हो रही है, भीग रही है इसलिए रो रही है। वी डोंट नो द रीज़न बिहाइंड देयर क्राइंग, लेकिन वो रो रही हैं। तो रोती हुई बिल्लियाँ, तो बिल्लियों की स्टेट क्या है यहाँ पर, स्टेट या कंडीशन, ठीक है, वो क्या है। तो यहाँ पर जब आपको स्पेसिफिकली एडजेक्टिव वाली दृष्टि से आपको देखना होता है बेसिकली कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा हो सकता है, तो आप नाउन क्या है बेटा, कैट्स नाउन हुआ, ठीक है, आई भी है, आई भी नाउन है, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, कैट्स के बारे में हो रही है, और कैट्स भी नाउन है। तो कैट्स के बारे में क्या बात हो रही है कि वो रो रही हैं, तो उनकी क्या अवस्था है, वो इस वक्त कैसी अवस्था में है, कैसी अवस्था में है, रोती हुई अवस्था में है, ठीक है। और इस सेंटेंस में किस अवस्था में थी, भूखी अवस्था में। तो ये जो प्रश्न है ना, कैसी या कैसा, जो अवस्था, स्टेट या कंडीशन, इसका उत्तर देना होता है आपको, तो वो बेसिकली एडजेक्टिव है। और कौन सा वाला एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव, राइट। क्लियर है बेटा, आया समझ में, ये क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्क्रिप्टिव के दो फॉर्म्स, एक कौन सा टाइप है, एट्रीब्यूटिव, और दूसरा कौन सा है, प्रेडिकेट या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जानते हैं डिस्क्रिप्टिव के ये दोनों टाइप्स, क्या डिफरेंस है इनमें और क्या यूज़ है इनका। अब स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है एट्रीब्यूटिव और दूसरा है प्रेडिकेट, जिसे प्रेडिकेटिव भी कहा जाता है, राइट। अभी अभी हमने जाना। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव में डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही क्वालिटीज़ ही बताई जा रही होती हैं, लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस है बेसिकली आप जो समझ लें वो ये है कि एट्रीब्यूटिव जो है वो नाउन जो होता है आपके सेंटेंस का, उसके जस्ट पहले आता है, जस्ट पहले। देखिए, इट एट्रीब्यूट्स क्वालिटी, शेप एटसेट्रा टू द नाउन. The adjective that comes right before the noun it defines as an attributive adjective. मतलब जिस नाउन के बारे में, जिस नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर पापा की कोई क्वालिटी बताई जा रही है, और यानी पापा हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए ना, पापा हमारे नाउन हो गए, और पापा की ही इसी नाउन की क्वालिटी भी बताई जा रही है, और वो क्वालिटी जो है वो जस्ट नाउन से पहले आ रही है, तो वो एडजेक्टिव हमारा कौन सा होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए, दैट्स अ लिटिल बेबी, अब हम एक बेबी की बात कर रहे हैं, और वो बेबी कैसा है, लिटिल, तो बेबी हमारा नाउन है, और इस नाउन के बारे में ही बात, ये जो लिटिल है, ये छोटा सा बेबी है, प्यारा सा स्वीट सा बेबी जो है, ये लिटिल शब्द से हम दर्शा रहे हैं, तो ये जो बेबी है यही नाउन है, और इसी नाउन के बारे में बता रहे हैं कि बेबी कैसा है। अगेन द वर्ड कैसा और कैसी दिमाग से हटने नहीं देना है जब हम एडजेक्टिव की बात करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि तो कैसा है, यहाँ पर ये हो गया लिटिल, ये हो गया हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। शी इज़ वन feisty कैट, तो ये feisty बिल्ली इज़ अ नाउन हियर, और इसके बारे में बात हो रही है, तो बिल्ली के जस्ट पहले कौन सा क्या आया है, बिल्ली के बारे में, उसकी बिल्ली कैसी है, feisty, एकदम खतरनाक, एकदम कि अगर ज़्यादा उसको ना टच वच किया तो हो सकता है कि पंजा मार देगी, अटैक कर देगी, इतनी कोई सीधी सादी सी नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी, तो ये क्या है, feisty, तो ये feisty है। ये भी क्या है कि बिल्ली कैसी है, feisty है, और नाउन से जस्ट पहले हमारा ये एट्रीब्यूट आया है, क्वालिटी आई है, इसीलिए एट्रीब्यूटिव नाउन, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आई एम सॉरी, नाउन प्रोनाउन में बिल्कुल मैंने मिक्स कर दिया। फिर से बोलती हूँ कि यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो है कैट, और कैट की क्वालिटी बताई जा रही है, और वो क्वालिटी कैट से जस्ट पहले मेंशन की जा रही है, इसीलिए ये क्या हो गई हमारी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है बेटा। लास्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। योर डैड इज़ एन एंग्री मैन, पापा के बारे में भी बात कर रहे थे ना, तो पापा की क्वालिटी बता रहे हैं, और पापा की क्वालिटी क्या है कि वो बहुत एंग्री होते हैं, बहुत ही गुस्सैल हैं। तो यहाँ हमने क्या बता दिया है पापा के बारे में कि तुम्हारे जो पापा हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल किस्म के हैं। तो पापा कैसे हैं,
कैसे हैं पापा हमारे? गुस्से वाले। और पापा हो गए नाउन। मैन मतलब कैसे व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति मैन, ये क्या हो गया? नाउन। और उसके जस्ट पहले एंग्री, ये एडजेक्टिव आया है कि कैसे हैं? बहुत ही गुस्सा करने वाले। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब यहाँ हम आ जाते हैं हमारे प्रेडिकेट या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव पे। प्रेडिकेट क्या होता है बेटा? कोई भी सेंटेंस होता है ना, कोई भी सेंटेंस हो, उसका जो सब्जेक्ट होता है, आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है, मान लिया शी इज डूइंग सम वर्क, ठीक है। बहुत ही बेसिक समझ रहे हैं हम, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, प्रेडिकेट के बेसिक सा समझ रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है? शी सब्जेक्ट है ना हमारा, तो ये सब्जेक्ट हुआ और बाकी का बचा हुआ क्या हुआ? प्रेडिकेट हो गया। बस इतना ही होता है प्रेडिकेट हमारा। क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल्स ये देख लेते हैं कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो है वर्ब के बाद हमेशा आता है। कैसे? प्रेडिकेट और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब instead of before a noun. It is also known as subject complement. बेटा ये नाम भी ज़रूर से ज़रूर याद रखिए, क्योंकि कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि what is the other name for predicate adjective. Yes, बिल्कुल आ जाता है, तो ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब कैसे, मतलब जुड़ा हुआ शब्द कैसे, जुड़ा हुआ वर्ब कैसे होगा, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। कैसी हूँ? बताया था ना मैंने, कैसा और कैसी ये वर्ड तो ध्यान में रखना ही है जब एडजेक्टिव की बात हो रही हो। तो मैं कैसी हूँ? खुश हूँ, इस समय काफ़ी खुश हूँ। यहाँ पर इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है मैम? अरे एम, क्या एम वर्ब नहीं है? यानी इज, एम, आर, ये सब क्या वर्ब्स नहीं है? हाँ, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन हमने भी तो यहाँ कौन सा मेन वर्ब लिखा है। तो चाहे हेल्पिंग वर्ब्स हो या दूसरी वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब्स हैं, चाहे वो हो, कोई सी भी वर्ब हो, वो वाली वर्ब जो एडजेक्टिव को मेन नाउन या फिर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से लिंक करे या जोड़े, उसे कहा जाता है प्रेडिकेट नाउन। उसे कहा जाता है प्रेडिकेट एडजेक्टिव, नॉट नाउन। इतने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव बार बार आते हैं कि बिल्कुल एकदम गलत निकल जाता है मुंह से। बट ध्यान रखिए कि जो एडजेक्टिव जो है, जो किसी वर्ब के थ्रू नाउन से जुड़ता है या लिंक करता है, उसे कहा जाता है प्रेडिकेट एडजेक्टिव। ये बिल्कुल सही सेंटेंस मैंने बोला है। ठीक है, चलिए अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ना समझ के हम अगर सिर्फ बेसिक तौर पे ही इसको समझ लें कि जो वर्ब है ना, उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव आएगा ना, जो क्वालिटी की, भाई कैसी, मैं कैसी हूँ, आई एम हैप्पी, आई वॉज वेरी सैड। सो आई वॉज भी तो क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वर्ब ही है ना। आई वॉज सैड, आई वॉज वेरी हैप्पी, तो वॉज क्या हुआ? अगेन वॉज क्या है? वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वर्ब है। मेरी स्टेट बता रहा है, मतलब मैं कैसी हूँ, मैं कैसी कंडीशन में हूँ, बेसिकली कैसी हूँ, खुश हूँ या दुखी हूँ या नाराज़ हूँ या गुस्से में हूँ। तो जो भी ये क्वालिटी, ये स्टेट दर्शा रहा है, ठीक है, और वर्ब से जुड़ा हुआ है, तो बेटा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट एडजेक्टिव, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। योर डैड इज प्राउड ऑफ यू। माई डैड जो है आपसे तुम्हारे प्राउड है, तुम पर प्राउड करेंगे, तुम पर, तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व है। तो यहाँ इज है, योर डैड इज प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ कौन सा शब्द है जो एडजेक्टिव है? प्राउड, गर्व है, तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व है। और यहाँ किसके बाद है? हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, इसके बाद, राइट। द लेडी फेल्ट बैड। अब यहाँ पर तो हमने किसके बारे में बात कर ली? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात कर ली। वर्ब्स भी तो हम कर सकते हैं एक्शन। तो फेल्ट क्या है? एक्शन, फीलिंग के द लेडी फेल्ट बैड की उस महिला को बहुत बुरा लगा, बुरा महसूस हुआ। तो यहाँ पर फीलिंग, महसूस होना भी तो एक एक्शन ही तो है, महसूस होना, ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा एक्शन, राइट। सो द लेडी फेल्ट बैड
तो ये बैड जो है फेल्ट के बाद आया है, और फेल्ट क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद आने वाले एडजेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स, राइट। क्लियर है बेटा, समझ में आया। क्या हम आगे बढ़े, तो यहाँ हमारा आ जाता है अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। चिंता मत कीजिए, इन सब की एक्सरसाइजेज है, लेकिन ये सब समझने के बाद हम एक साथ उन एक्सरसाइजेज को करेंगे, ताकि क्योंकि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कई बार मिले जुले से होते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम ये एक्सरसाइज जब एक साथ करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लैरिटी इनकी आती चली जाएगी। ऑल राइट बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स अब क्या होते हैं, जो क्वांटिटी से रिलेटेड हो, क्वांटिटी से रिलेटेड हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को और क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ये भी कहा जाता है। तो यहाँ सीधा सिंपल है कि ये क्वांटिटी बताता है कि कोई कितनी कोई चीज़ कितनी है, ठीक है। तो देखिए, अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स और प्रोनाउंस। नाउन्स और प्रोनाउंस से ही जुड़े रहते हैं ये, ठीक है, कि कोई नाउन कितनी मात्रा में है। क्वांटिटी क्या होती है, मात्रा ही होती है ना, कि कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में है, ठीक है। यहाँ देखिए, दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चन कैटेगरी ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी। कौन सी वाली कैटेगरी, ध्यान कीजिए, जब हम हमारे एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे और उसके एग्जांपल्स देखे थे, हाउ मैनी, हाउ मच, व्हाट काइंड, ये सब हमने देखा था। तो हाउ मच एंड हाउ मैनी, कितना है। अब हाउ मैनी तो नंबर आ जाता है कि 4 है, 5 है, कितने हैं। और कितना है मतलब इतना सा, उतना सा, यानी जिसमें नंबर एज सच नहीं होते, जैसे सम, ठीक है, कुछ रुपए दे दो, ये नहीं है कि 50 रुपए दे दो, कुछ रुपए दे दो, थोड़े से रुपए दे दो, तो ये हो गया हाउ मच, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट। अब ये वॉलेट क्या होता है, बेसिकली पर्स जो होता है उसे कहा जाता है। बक्स क्या होता है, रुपए, ठीक है, बक्स भी कहा जाता है इनको, रुपए बेसिकली। सो या मनी कह लो, ठीक है, मनी, MONEY, ठीक है। यू नो, मेरा जो स्टाइलस, ये जो पेन है, वो थोड़ा अपने मूड के हिसाब से कई बार ना कलर चेंज कर देता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट, तो कितने हैं, हाउ मच, 20 रुपए हैं या इतने रुपए हैं मेरे पास, मेरे वॉलेट में। दे हैव 3 children, उनके हाउ मेनी चिल्ड्रन डू दे हैव, 3 children दे हैव। तो कितने रुपए हैं और कितने बच्चे हैं, आया समझ में। देन यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क, पूरा। अब ये जो पूरा शब्द है, पूरा, अब ये पूरा शब्द क्या 1 2 3 क्या ये दर्शाता है, नंबर दर्शाता है क्या कोई, जी नहीं, कोई नंबर नहीं दर्शाता। तो क्या दर्शाता है, कंप्लीशन, कि पूरा का पूरा, आधा, पूरा, थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं, ये सब भी तो क्वांटिटी ही दर्शाते हैं ना बेटा। तो ये क्या हुआ, ये भी हो गया कितना, यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क, हाउ मच, राइट। क्लियर है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कि जब किसी की मात्रा, किसकी, या तो नाउन की या प्रोनाउन की, कि नाउन की या प्रोनाउन की जब मात्रा के बारे में बात हो रही है कि कितनी मात्रा में वो है, तो उसे क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिए कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या डिफरेंस है, जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे इसकी तब और क्लियरली समझेंगे। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, ये सबसे इंटरेस्टिंग टाइप है एडजेक्टिव्स की। तो क्या है यहाँ पे देखिए, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। ये 3 डिग्री समझेंगे। देखिए, दीज डिग्रीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सिर्फ जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो हमने देखे ना, जो क्वालिटी की बात करी थी हमने अभी, सिर्फ ये उन पर ही लागू होती है। यानी अभी हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा, तो 3 चिल्ड्रन थे उसके अंदर, उसके ऊपर कभी भी ये लागू नहीं होगी। ये एक है, उसके ऊपर कभी लागू नहीं होगी। कैसे, वो तो जब हम उदाहरण देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा। तो देखिए एग्जांपल्स, पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, ही इज़ अ गुड बॉय। कंपैरेटिव डिग्री, ही इज़ अ बेटर देन एनी अदर बॉय। सुपरलेटिव, ही इज़ द बेस्ट बॉय।
अब यहाँ मैं आपको एक जब पूरा चार्ट दिखाऊंगी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए गुड का मतलब होता है एक पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन एक बार हम इसको बेस डिग्री से समझते हैं, इसे पॉजिटिव डिग्री ही कहा जाता है और कोई नाम इसका नहीं होता। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि एक बार इसको बेस वर्ड से समझते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है, फिर कोई चीज़ बेहतर है, और कोई चीज़ फिर बेस्ट है, कोई चीज़ फिर बेस्ट है। तो ये किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये एक सीढ़ी है, फिर और बेहतर हो गया और बेहतर हो गया, यानी ये इस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है कि ये सबसे अच्छा है या सबसे खराब भी हो सकता है। गुड, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, ये भी हो सकता है, राइट। ये हम एक चार्ट देखेंगे, उसके माध्यम से अच्छे से समझेंगे, लेकिन बेसिकली डिग्रीज इसमें बताई जाती हैं। तो ये डिग्रीज जो हैं, आप 3 बच्चे हैं तो उसमें नहीं बता सकते ना दैट ही हैज़ 3 चिल्ड्रन, तो आप कैसे ही सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर सकते हो कि जिसमें आपको एक तुलना करनी पड़ जाए। हाँ, ये कह सकते हैं आई हैव मोर किड्स देन हिम या देन हर, तब हम बोल सकते हैं, अदरवाइज आप कभी भी क्वांटिटेटिव में ये करना मुश्किल है। ये देखिए ये चार्ट पूरा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सब आ गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये जो कंपैरिजन जो ये होता है वो इस लेवल पर इतना ज़्यादा है कि सारे वर्ड्स को अकोमोडेट करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कुछ देख लेते हैं। देखिए बिग, बिगर, द बिगेस्ट, ठीक है। ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। तो यानी पॉजिटिव जो है, जैसे यहाँ पर मैं कुछ और वर्ड्स भी लिख देती हूँ, जैसे वाइज अगर लिखेंगे तो क्या होगा, वाइजर हो जाएगा। अगर हम उसकी कंपैरेटिवली, मतलब हम क्या ऐड कर देंगे उसमें, प्लस आर ऐड कर देंगे, आर या फिर ई आर उसमें हम ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करनी है हमें, तब हम क्या ऐड कर देंगे, एस टी या ई एस टी, ठीक है, या तो एस टी या ई एस टी। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री, ये हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये पूरे वर्ड्स किस तरीके से बने, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। और वर्ड्स देख लेते हैं, क्लीन। अब यहाँ पर तो ई ऑलरेडी था तो हमने सिर्फ आर लगाया, यहाँ पर तो क्लीन, एन के बाद कुछ है नहीं, ई पर एंड नहीं होता, एन पर है, तो हम यहाँ पर आर नहीं ई आर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्लीनर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पर वाइस में ई ऑलरेडी था तो यहाँ हमें सिर्फ क्या ऐड करना पड़ा था, एस टी। क्लीन में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्लीनेस्ट, तो हम क्या लिखेंगे, क्लीनेस्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, ठीक है, ये जगह क्लीनेस्ट है। ये पूरा समझ में आया किस तरीके से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चार्ट में सबसे ऊपर वाला वर्ड देखें तो वो क्या है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। क्यों है ये ब्यूटीफुल, मोर क्यों लगा यहाँ पर, हमें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट ये क्यों नहीं लिखा, इसकी भी एक, क्योंकि इसका एक कारण है। वो कारण हमारे क्या है, सिलेबल्स, SYLLABLES। अब मैम ये सिलेबल्स क्या होते हैं, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबल्स होते हैं, वावल्स का खेल होता है इसके अंदर। ये हमने वावल्स, देखिए वावल्स में क्या होता है, जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं उसमें वावल का साउंड आता है। फॉर एग्जाम्पल रीड। अब अगर हम इस पर ध्यान दें तो रीड अगर हम बोल रहे हैं तो क्या र और ड के बीच में ई का साउंड आया, एक बार मैं ई कर लेती हूँ, ठीक है, ये साउंड आया, ये रीड है, इसमें ई डी पर क्या साउंड आया, ई, ठीक है, ई साउंड आया। तो ये वावल साउंड है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। उसके बाद अगर मैं यही शब्द और लिखूं, रीडिंग करूं, तो क्या इसमें भी वावल साउंड आया क्या, हाँ, एक तो मैम यहाँ आया जो रीड में है, फिर इंग जब हमने बोला तब यहाँ आई का भी आया, तो यहाँ ई, यहाँ इंग, तो रीड, और क्या आई का साउंड भी वावल साउंड होता है, हाँ, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये वावल साउंड्स है, ये तो हमने पढ़े हैं। तो यहाँ रीड में कितने
वाउल साउंड्स आए एक, यानी ये एक सिलेबल हो गया बेटा। कितना सिलेबल? एस लिख रही हूँ यहाँ पर सिलेबल के लिए, एक सिलेबल हो गया। और यहाँ रीडिंग में कितने सिलेबल्स हो गए? 2 हो गए ना, 2 सिलेबल्स हो गए। हमेशा साउंड के आधार पर ये जज करना, कभी भी वावल वर्ड्स होते हैं ना उनके आधार पर नहीं, अदरवाइज इस हिसाब से तो 1 2 3 हो गए ये, तो ये रीडिंग वर्ड थोड़ी हो जाएगा, नहीं ना, रीडिंग ही होता है। तो साउंड के हिसाब से हमेशा करो। तो रीड एंड रीडिंग, 2 सिलेबल हो गए। अंग्रेज़ी का ग्रामर जो है वो कहता है कि जैसे ही किसी शब्द में अगर एक सिलेबल है तब तो उसमें ER और EST ये लग जाएगा, लेकिन जैसे ही किसी भी शब्द में एक से ज़्यादा सिलेबल हो गए तो फिर मोर, मोस्ट ये लग जाएगा। ठीक है, ये ग्रामर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल है, इसे याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल में कितने हैं? ब्यूटीफुल 3 सिलेबल्स हैं। कितने हैं? ब्यू तो यू का है, टी तो आई का भी आ रहा है, और फुल तो वापस यू का आ रहा है। ब्यूटीफुल तो ऊ का आ रहा है एक्चुअली। तो ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल्स आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अर या एस्ट नहीं लगेंगे। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल ये हो जाएगा। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कंफ्यूज्ड, मोर कंफ्यूज्ड, द मोस्ट कंफ्यूज्ड। आया समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर है? इसके अलावा स्टूडेंट्स एक चीज़ ये बताती हूँ, जैसे ये जो एग्जाम्पल था गुड, बेटर, बेस्ट, इसके अंदर आर और एस्ट तो आ रहा है, खैर जैसे बेटर में ER आ रहा है और सुपरलेटिव के अंदर बेस्ट में EST आ रहा है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ये गुड, गुडर और गुडेस्ट हैं क्या? जी नहीं, वो तो बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं। तो इस तरीके के भी वर्ड्स हैं, तो इन्हें तो आपको क्या याद ही करना पड़ेगा। तो फिक्र नहीं करिए, इस तरीके ये पूरा चार्ट ये तो सिर्फ आपको रेफरेंस के तौर पे था, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं कि मैं यहाँ सब दिखा दूँ। सो डोंट वरी, जैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको चार्ट्स PDF में दिए हैं, इसका भी मैं एक चार्ट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले या इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जो गुड, गुडर, गुडेस्ट ना होके गुड, बेटर और बेस्ट हो जाते हैं, उस तरीके की भी वर्ड्स उसमें होंगे, डेफिनेटली आपको मैं ये बताऊंगी, राइट। वो डेफिनेटली आपको मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। सो आप उसे देख लीजिए, और कुछ आपको याद भी करने ही होंगे बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं एक्सरसाइजेस, और जो सबसे पहली है वो है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यानी आपको इन सेंटेंसेस में से ये भी वर्ड देखना है कि कौन सा वाला जो है वो एक एडजेक्टिव है, और वो कौन सा वाला एडजेक्टिव है, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव। तो हमने जितने एडजेक्टिव्स अभी पढ़े हैं, यानी जो एडजेक्टिव अभी देखे हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हों या फिर क्वांटिटेटिव हों या फिर हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाले हैं, वो हमें देखना है। तो ऑल्दो मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाली एक्सरसाइज एकदम अलग रखी है आपके लिए, अभी तो हम यही सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए हम ये देखते हैं। और डिस्क्रिप्टिव के 2 कौन से पार्ट हैं? एक है प्रेडिकेट और पहला वाला क्या था? एट्रीब्यूट, राइट। तो देखते हैं, शेरन विल क्लीन हर मेसी रूम टुडे, यानी किस चीज़ की अवस्था दिखाई गई है? रूम की एक अवस्था दिखाई गई है, ठीक है। और वो कैसी अवस्था है? एकदम मैसी, मैसी मतलब एकदम इधर उधर बिखरा हुआ सा रूम, एकदम ख़राब सा कर रखा है, एकदम बिखरा हुआ है, ठीक है। तो मतलब शेरन ये एक नाम है, एक लड़की का नाम है, तो मैसी क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। वो तो क्लियर है, कौन सा वाला हो गया? ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा होता है? डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव में भी बेटा कौन सा वाला होगा? डिस्क्रिप्टिव में भी होगा एट्रीब्यूट वाला। क्यों? क्योंकि रूम यानी इस नाउन से पहले है ना, सॉरी नाउन से पहले है ना, तो रूम कौन सा वाला नाउन हो गया? एक प्लेस मान लेते हैं, एक जगह है, कमरा, उसके पहले, तो कौन सा हो गया? एट्रीब्यूट, राइट। नेक्स्ट इज द माइजर लॉस्ट ऑल हिज मनी, यानी इसमें किसकी बात हो रही है? बेसिकली द माइजर लॉस्ट ऑल हिज मनी, यानी माइजर क्या होता है? एक कंजूस है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है? कंजूस। और लॉस्ट हिज ऑल हिज मनी, अपना सारा रुपए इसने जो है वो खो दिया है।
तो यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं बेसिकली, द माइजर। सो सबसे पहले तो हमारा एक एडजेक्टिव क्या हुआ, माइजर हो गया, और उसने कितना पैसा खो दिया है, सारा का सारा पैसा खो दिया है। तो यहाँ बेसिकली दो एडजेक्टिव्स हैं, एक हो गया हमारा ऑल, कौन सा वाला, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा है हमारा माइजर यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब ये तो हमें पता ही है कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, माइजर अपने आप में ही पता है कि माइजर क्या होता है, एक व्यक्ति है, कंजूस को कहा जाता है। तो एक व्यक्ति है जो क्या है, कंजूस है, तो ये क्वालिटी होगी, बहुत ही कंजूस हो भाई तुम तो ये भी उसकी एक क्वालिटी ही है, राइट। तो यहाँ माइजर क्या हो गया बेटा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, और ऑल क्या हो गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज देयर हैवंट बीन सफिशिएंट क्रॉप्स टू सेल दिस ईयर, यानी इस बार, इस साल जो है वो इतने क्रॉप्स नहीं है कि उन्हें बेचा जा सके इस साल, मतलब सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है। तो यहाँ क्या आ रहा है, सफिशिएंट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सफिशिएंट मतलब मात्रा बताया जा रहा है। हमें इस सेंटेंस के अंदर वो कौन सा शब्द है जिससे मात्रा का पता चल रहा है, भले ही मात्रा कम है ज़्यादा है वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मात्रा का तो पता चल रहा है। तो सफिशिएंट ही वो शब्द है जिससे मात्रा का पता चल रहा है। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बेटा, ठीक है। कलेक्टिंग कॉइन्स इज़ एन इंटरेस्टिंग हॉबी, बहुत ही बढ़िया हॉबी है क्या, कॉइन्स को कलेक्ट करना। तो यहाँ इंटरेस्टिंग क्या हो गया, क्वालिटी का, क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ ये कलेक्टिंग वाले शब्द में क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव जोड़ देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कलेक्ट करना एक एक्शन हो गया, एक वर्ब हो गया कि कलेक्ट कर रहे हैं, इसका सिंगुलर प्लूरल उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ हमारा इंटरेस्टिंग हॉबी, हॉबी क्या होती है, एक आदत या जो चीज़ भी पसंद है, आपको क्या करना पसंद है, आपकी क्या हॉबी है, तो वो हॉबीज़ है। और कैसी हॉबीज़, इंटरेस्टिंग है एकदम, जिसके अंदर मज़ा आता है या जो अच्छा लगता है, कि भाई कलेक्टिंग कॉइन्स इज़ एन इंटरेस्टिंग हॉबी, कि एक बहुत ही मज़ेदार सी हॉबी है ये, राइट। नेक्स्ट इज़ द बॉय डिड नॉट हैव एनी सूप, यानी जो लड़का है उसने कोई भी सूप, उसने ना सूप नहीं पिया। सो बॉय डिड नॉट हैव एनी सूप, तो ये जो शब्द है ना एनी, वो क्या हो गया बेटा वो हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बिल्कुल कुछ भी सूप, बूंद भी नहीं पी सूप की, कोई सा भी, और इतनी वैरायटी ऑफ सूप से एक भी सूप नहीं पिया, और एक बूंद भी सूप की नहीं पी। तो एनी ये शब्द भी जो हुआ वो क्या हुआ, वो बताया हमारे क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट। समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो मिल्क लेफ्ट इन द बाउल, यानी जो बाउल क्या होता है, कटोरा, उसके अंदर ज़रा सा भी दूध नहीं बचा। तो यानी नो, नो मिल्क जो है, ये शब्द है ना नो, इसका मतलब नहीं, नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है कि कटोरे में बिल्कुल भी दूध नहीं है। तो ये शब्द से पता चल रहा है कि उस दूध की मात्रा कितनी है, और कितनी मात्रा है, 0, कि बचा ही नहीं है दूध, राइट। नेक्स्ट इज द वाइट पोमेरेनियन इज़ वेरी फ्लफ़ी, तो यहाँ कौन है नाउन, पोमेरेनियन, ये एक डॉग की ब्रीड होती है ना, वाइट वाली जो होती है, छोटे से होते हैं, बहुत क्यूट से होते हैं, वो वाला डॉग है ये, और वो बहुत ही फ्लफ़ी है। कैसा है, फ्लफ़ी है। तो यानी इसकी क्या हो गई है एडजेक्टिव, कैसा है वो, फ्लफ़ी है। सो फ्लफ़ी इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। देन द फूड वॉज डिलिशियस, दिस इज ईजी। Delicious is adjective of quality. These apples are pretty sweet. यहाँ क्या होगा, pretty होगा क्या या sweet होगा, well यहाँ sweet होगा बेटा। pretty का मतलब यहाँ पर सुंदर नहीं है, कि काफ़ी सुंदर है, यहाँ पर इसका मतलब ये है बेसिकली pretty sweet। pretty का मतलब यहाँ काफ़ी, कि काफ़ी मीठे हैं, ये जो सेब है ना वो काफ़ी मीठे हैं। तो pretty का मतलब होता है काफ़ी, शी इज़ क्वाइट प्रिटी, शी इज़ प्रिटी स्वीट, यू नो, ये वर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी को दर्शाते हैं, राइट। वो तो यानी क्या बता दिया, हमारी जो स्वीट है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट। व्हाट अ स्प्लेंडेड पीस ऑफ आर्ट, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या शानदार नमूना है, कला का एक शानदार नमूना है। तो यहाँ क्या हो गया, स्प्लेंडेड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट स्टूडेंट्स। आई होप इन
सारे एग्जाम्पल्स और इन एक्सरसाइज से आपको और बेहतर समझ में आया होगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी इसमें किस तरीके से डिफरेंस है, और जो क्वालिटी वाला है उसके अंदर एट्रीब्यूट और प्रेडिकेट कैसे आता है। अगर एट्रीब्यूट पहले आया है नाउन से तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी एट्रीब्यूट अगर एडजेक्टिव पहले आया तो, और एडजेक्टिव अगर वर्ब के बाद में आया है तो इट विल बी व्हाट, प्रेडिकेट, राइट। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए क्वालिटी है तो यहाँ द वाइट पोमेरेनियन इज़ वेरी फ्लफ़ी, ये कौन सा वाला हो गया, प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि ये जो फ्लफ़ी जो है ये नाउन के बाद आया है तो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इसके अलावा द फूड वॉज डिलिशियस, प्रेडिकेट, एंड दीज एप्पल्स आर प्रिटी स्वीट, बाद में आया है प्रेडिकेट, एंड व्हाट अ स्प्लेंडेड पीस ऑफ आर्ट, तो स्प्लेंडेड कब आया है, पहले, सो इट विल बी एट्रीब्यूट, ठीक है। पीस ऑफ आर्ट इज़ द जो भी, जैसे पेंटिंग अगर देख रहे हैं, ये जो आर्ट है अगर वो कोई पेंटिंग है तो उस नाउन से पहले स्प्लेंडेड आया है तो क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट, राइट स्टूडेंट्स। समझ में आया, क्लियर है। यहाँ हम आ गए हैं करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हमें कई बार लगता है बहुत आसान है भी, मुश्किल ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम सेंटेंसेस बोलने लगते हैं तो अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, स्पेशली पॉजिटिव डिग्री के अंदर। क्यों, क्योंकि हमें आदत हो जाती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की। कंपैरेटिव कौन से, अर वाले, ई आर वाले, सुपरलेटिव कौन से, एस्ट वाले, ई एस टी। तो इसलिए कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन हमें वो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है, राज इज़ डैश देन शेल्डन, यानी दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है कि राज की जो हाइट है वो शेल्डन से लंबा है वो, तो यानी दो ही लोगों के अंदर ये कंपैरिजन हो रहा है। हो सकता है किसी से छोटा भी हो सकता है राज की हाइट किसी से कोई एक तीसरा पर्सन है उससे छोटा भी होगा, लेकिन यहाँ पर दो ही लोगों में है तो यानी यहाँ क्या आएगा हमारा, कंपैरेटिव, कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है तो टॉलर आएगा, ई आर, दो लोगों में और इस तरह से जब तुलना हो रही होती है तो ई आर। द लिटिल गर्ल इज क्वाइट ब्रेव का क्या आएगा, क्या यहाँ किसी से भी तुलना हो रही है किसी भी तरीके से, नहीं, तो यहाँ क्या आएगा हमारा पॉजिटिव डिग्री, द गर्ल इज क्वाइट ब्रेव। आया समझ में। नेक्स्ट इज दिस चॉकलेट इज डैश देन द अदर वन, यानी फिर से एक तुलना हो रही है, फिर से एक तुलना हो रही है कि ये वाली चॉकलेट जो है ना वो जो दूसरी वाली चॉकलेट एक खाई थी ना उससे ज़्यादा मीठी है, तो ज़्यादा मीठी है, ये नहीं बोल रहे कि अच्छी है बुरी है, ये नहीं, ज़्यादा मीठी है, तो फिर से तुलना हो रही है कि ये कम है ये ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, दिस चॉकलेट इज स्वीटर, स्वीटर देन द अदर वन, राइट। नेक्स्ट इज मिस्टर अंबानी इज वन ऑफ द डैश मैन, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रईस, तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा यानी सबसे यानी सुपरलेटिव आएगी यहाँ डिग्री, यहाँ तुलना नहीं हो रही है, बेसिकली यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि किसमें सबसे ज़्यादा दम है, तो यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं इस दुनिया में बेसिकली उससे कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लास है, इस क्लास में ये सब स्टूडेंट्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, मान लीजिए 15-20 स्टूडेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से ये वाला स्टूडेंट जो है वो सबसे अच्छा है, तो इस क्लास में अगर ये सबसे अच्छा है तो हम क्या कहेंगे इसको, बेस्ट, यानी सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। लेकिन वहीं किन्हीं भी दो लोगों की जब तुलना होती है बेटा तब सिर्फ कंपैरेटिव यानी ई आर वाली ही क्वालिटी लगती है, ठीक है, जब दो लोगों की तुलना हो रही होती है। यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है, यहाँ तो सीधा साधा डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा रईस लोगों में से एक हैं, सबसे ज़्यादा रईस लोगों में से एक कौन है, हमारे मिस्टर अंबानी, तो वेल्दी का क्या आएगा, वेल्दिएस्ट, इज़ वन ऑफ द वेल्दिएस्ट मैन। मैन यहाँ पर क्यों आया है, प्लूरल क्यों आया है, MAN क्यों नहीं आया, MEN क्यों आया है, MEN तो प्लूरल के लिए यूज़ होता है ना, और मिस्टर अंबानी तो एक ही है, क्योंकि ये मैन इन सबको इज वन ऑफ द यानी वेल्दिएस्ट मैन, मतलब ये मैन क्या दिखा रहा है, प्लूरल लोगों को दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों में से मिस्टर अंबानी सबसे ज़्यादा रईस हैं, तो ये जो बहुत सारे लोग हैं ना उन्हें दर्शा रहा है ये, इसलिए प्लूरल हो गया। देन
द वेदर इज़ गेटिंग डैश दीज डेज। आजकल ये यानी आजकल का जो मौसम है वो ठंडा हो गया है। अगर मैं कहूँ कि आज का मौसम सबसे ठंडा है तब तो क्या हो जाएगा, कोल्डेस्ट, कि आज का दिन सबसे ठंडा दिन है। लेकिन मैं यहाँ कंपेयर कर रही हूँ कि बाकी दिनों से ठंडा है, मतलब दीज डेज आजकल काफ़ी ठंडा हो गया है तो कोल्डर होगा। द वेदर इज़ गेटिंग कोल्डर, पहले से ज़्यादा ठंडा हो गया है। कोल्डर पहले से ज़्यादा ठंडा हो गया है। या अगर ये कहती दिस इज़ द कोल्डेस्ट डे एवर, तब होता कि कोल्डेस्ट, कि आज तक का सबसे ठंडा दिन। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे बढ़ें। द बॉय वॉज द डैश वन इन द स्कूल, यानी स्कूल में वो लड़का सबसे फैट है। पूरी स्कूल से बता रहे हैं कि पूरी स्कूल में सबसे ज़्यादा फैट है, मतलब उससे ज़्यादा मोटा लड़का कोई नहीं, मतलब एकदम सुपरलेटिव। तो क्या आएगा? फैटेस्ट। क्या आएगा स्टूडेंट्स? फैटेस्ट। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एडजेक्टिव्स होते ईजी हैं लेकिन कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सो डोंट वरी एट ऑल, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर आपको इस वीडियो के साथ स्टूडेंट्स मैं एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी। किसके लिए? जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स है उसकी एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, उसको अच्छे से रीड करिए और समझिए और अपने लेवल की और एक्सरसाइजेज आप सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि और अच्छे से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर होते चले जाएं। होपफुली आपको आज मैंने जितना भी समझाया अच्छे से समझ में आया है। कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आखिर में इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको अच्छे से और ये कॉन्सेप्ट जो है बाकी लोगों तक भी पहुँचे। और स्टूडेंट्स, लाइव सेशन अटेंड करना मत भूलिए जो कि होते हैं एवरी थर्सडे एंड संडे। कितनी बजे? 5:30 बजे होते हैं। और जो हमारे रिकॉर्डेड सेशन का प्रीमियर होने का समय होता है वो कब होता है? रिकॉर्डेड सेशंस का टाइम है स्टूडेंट्स 8:15 PM। रिकॉर्डेड सेशंस का टाइम है 8:15 PM, राइट। और ये कब कब होते हैं, कौन कौन से दिन होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे लाइव के दिन को छोड़कर, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 5 दिन जो हैं वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं रिलीज़ होते हैं। होपफुली ये भी क्लियर है। और अब जाते जाते अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ ये सभी कोर्सेज़ आपको मिल रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। और क्लास 7 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए सब फ्री है। और ये जो ग्रामर सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है ये तो सभी क्लासेस के लिए है, सभी बोर्ड्स के लिए है, बोर्ड स्पेसिफिक, क्लास स्पेसिफिक है ही नहीं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर इनके लिए लिंक्स दी गई हैं। इन लिंक्स को क्लिक करते ही ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। और स्टूडेंट्स, जाते जाते मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपना ध्यान रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपना ध्यान रखिए। डाउट होने पर डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ लीजिए। और स्टूडेंट्स, लाइव सेशन अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जो पीडीएफ मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।